हेलो बच्चों, मैं हूं टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आपसे को बताए थे कि केमिस्ट्री का मॉडल सेट 2 देने वाले हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर द्वारा तैयार किया गया, यानी कि हमारे द्वारा तैयार किया गया प्यारा सा मॉडल सेट है। आपको इसी तरह से 5 मॉडल सेट मिलने वाले हैं, सिर्फ केमिस्ट्री के नहीं, हम आपको सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो वगैरह, सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट देने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना है। और हर दिन आपको पता होगा कि हमारा वीडियो 6:30 बजे अपलोड होता है, तो आप तैयार रहिएगा हमारे वीडियो को देखने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि इस सब का पीडीएफ भी हम तक मिले, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक, साथ ही टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जुड़ जाइए। जहां पे जैसे ही वीडियो पर 1 के व्यू होगा, हम आपको वहां पे इसका पीडीएफ अपलोड कर देंगे। तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यानी कि हम सभी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल की फैमिली को एक बहुत ही बड़ा फैमिली बनाइए, ताकि हम दिन रात आपका मेहनत करके पूरा सपोर्ट कर सकें आपके एजुकेशन में, आपकी पढ़ाई में। तो बिना समय गवाए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको हम बता दें कि हजारीबाग में हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है, सनराइज केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से। यदि जो बच्चे हजारीबाग में हैं वो हमारे क्लास 12th के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कुछ ही महीने बाद, मतलब कहने का मतलब 15 से 20 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो बिना समय गवाए जो हजारीबाग में हैं वो चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। कहने का मतलब H2O में हमारा जो हाइड्रोजन है वो कितना परसेंट है। हम कल सिखाए थे आप लोगों को, और आप लोगों को पता होगा कि आखिर परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन पूछा है उसका मास हम लोग ऊपर लिखते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का पूछा है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है तो इंटू करेंगे 2 से। फिर हम लोग डिवाइड देते हैं टोटल मास से। टोटल मास हम लोग निकालेंगे, यानी कि इसका मोलर मास निकालेंगे H2O का, तो आपको पता होता है हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, यानी टोटल हो जाएगा 18। और इसको इंटू करते हैं हम लोग 100 से, क्योंकि ये है परसेंटेज। अब आपको पता होगा 2 यहाँ है और यहाँ पे 18 है, तो 2 एकम 2, 2 9 18। फिर हम लोग 100 है, यहाँ पे 9 है तो हम लोग भागा देंगे, तो 9 एकम 9 और 11 9 99। फिर यहाँ पे भागा नहीं लग रहा है तो आएगा पॉइंट, और फिर यहाँ पे बचा 1 तो हम लोग देंगे यहाँ पे 1। क्यों दिए 1? क्योंकि 1 के बाद होगा 0 और जब काटेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि कुल मिला के आया 11.1। आगे और हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर दिख गया है 11.18%। तो हम लोग आराम से ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, टिक करेंगे, यानी पहला का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर प्रेजेंट इन 5005। इसमें से कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हम आपको सिखाए हैं कि एग्जैक्ट नंबर में हम लोग 0 को काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे 0 बीच में आ गया है। कहीं एग्जैक्ट नंबर में 0 इधर या फिर इधर आता तो काउंट नहीं करते, बीच में आया है तो 0 को भी काउंट करेंगे। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4, यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द मोलर मास ऑफ CO2 सिंपल है C और O2 है। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2, 12 और 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर कि 60 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस इज फाउंड हैव 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। क्या बोल रहा है कि एक हमारा मान लेते हैं कि एक कंपाउंड बना है। क्या बना है, एक कंपाउंड, जिस कंपाउंड में 24 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हमें पूछ रहा है कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा। आपको पता होगा तरीका कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। आपको हम बता देते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए एक बक्सा बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कौन कौन सा एटम है। तो यहाँ पे 3 एटम है, एक है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, आप यहाँ देख रहे होंगे। फिर लिखेंगे कितना कितना ये प्रेजेंट है। कार्बन है आपका 24 ग्राम, आपका हाइड्रोजन है देख सकते हैं 4 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन है आपका 32 ग्राम। कोई दिक्कत है? चलिए इसके बाद हम लोग इसका मोल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मोल। मोल होता है मास बटा मोलर मास, यानी कि 24 हो गया इसका गिवन मास कार्बन का, इसका मोलर मास होता है 12, तो 12 से 24 को जब भागा देंगे तो आएगा 2,
है कि नहीं। फिर हम लोग इसका जब मोल निकालेंगे तो हाइड्रोजन का गिवन मास 4 है, इसका मोलर मास होता है 1। कितना होता है 1। अब जब 1 से 4 को भागा देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, सिर्फ 4 आएगा। इसका ऑक्सीजन का गिवन मास है 32 यानी 32 और इसका मोलर मास होता है 16। जब भागा देंगे तो कुल मिला के कितना आएगा हमारा 2। कितना आएगा मोल, 2 मोल। अब मोल निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालते हैं मोल का रेशियो। मोल का रेशियो कैसे निकलता है, इन बताइए। इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर 2 है, तो 2 से हम लोग सबको भागा देंगे। 2 से इसको भी, 2 से इसको भी और 2 से इसको भी भागा देंगे। तो इसको 2 से भागा देंगे तो आएगा 2 एकम 2, इसको 2 से भागा देंगे तो आएगा 2 और इसको 2 से भागा देंगे तो आएगा 1। अब बस, अब कार्बन आया 1 तो यहाँ पे लिख दीजिए C। क्या लिख दीजिए, C। चलिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन आया 2 तो यहाँ लिख दीजिए H2। यहाँ पे ऑक्सीजन आया सिर्फ 1 तो यहाँ लिख दीजिए 1। यही निकल गया क्या, एम्पेरिकल फार्मूला। यानी इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH2O। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है CH2O। अब यही हो जाएगा हमारा क्या, सही आंसर। और 1 नंबर एम्पेरिकल फार्मूला से फिक्स है। यानी जितना टॉपिक हम उठाए हैं 100% हूबहू वही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा और इसी तरीका से आने वाला है। और 90% तो हूबहू ऑप्शन के साथ आपके बोर्ड परीक्षा में नजर आएगा, हम पे भरोसा कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। कहने का मतलब कि हम लोग 1 मोल कार्बन लिए हैं और इसको हम लोग बर्न कर रहे हैं यानी जला रहे हैं, और जलाएंगे तो इसका हम लोग कंबशन करेंगे, तब हमको जो CO2 मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो हम लोग कार्बन लिए हैं 1 मोल और इसको जला रहे हैं तो हमको CO2 भी, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मोल है ना, तो हमको CO2 भी मिल रहा है कितना, 1 मोल। अब यहाँ पे हमारा आंसर है जो ग्राम में है, तो 1 मोल में CO2 कितना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे। CO2 का 1 मोल कितना होगा, कार्बन 12 और ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 यानी कि 16 दूनी 32 और 12 हो गया कितना, 44 ग्राम। यानी कि हमको 44 ग्राम कार्बन मिलेगा। अब 44 ग्राम कार्बन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो 5वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH इन 500 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि एक सॉल्यूशन है जिसमें से 5 ग्राम NaOH है प्रेजेंट, और किसमें, तो 500 ml में। तब बताइए कि मोलैरिटी क्या होगा। आपको पता होगा कि मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, ml में। अब सब वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। देखिए हम लोग निकालना है मोलैरिटी, फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कितना है हमारा 5, कितना है 5 ग्राम। फिर इंटू करेंगे किससे, 1000 से, फिर डिवाइड करेंगे किसका, मोलर मास, यानी किसका मोलर मास, सॉल्यूट NaOH, और NaOH का मोलर मास सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो कुल मिला के हो गया कितना 40। फिर इनटू, फिर वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml। अब भागा गुना आता है आप लोगों को, 500 एकम 500, 500 दूनी 1000, सिंपल है। 2 एकम 2 और 20 से इसको भागा देंगे तो घट जाता है कितना 40। अब 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी कुल मिला के आ गया 1/4, और 1/4 को आप भागा दीजिएगा तो वैल्यू आएगा 0.25। कोई दिक्कत है। अब 0.25 कहाँ है हमारे क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो हम लोग सी को करेंगे टिक। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर इन, किसमें, तो ऑक्सीजन में, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक मास 16 होता है, यानी ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और इसका मास 16। अब बोल रहा है इसमें बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कल हम आपको सिखाएं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A - Z। A मतलब एटॉमिक मास, Z मतलब एटॉमिक नंबर। अब ये हो गया एटॉमिक नंबर, ये हो गया एटॉमिक मास। अब हम लोग एटॉमिक मास कितना है 16, एटॉमिक नंबर कितना है 8। अब 16 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, सिंपल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कि द एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक मास है A, बोलता है एलिमेंट जो है वो, आराम से पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि द एटॉमिक मास Z एंड मास नंबर A ऑफ एलिमेंट इज 92 एंड 233 यानी 233 रिस्पेक्टिवली। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट इज, कहने का मतलब कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है कितना 92 और एटॉमिक मास कितना है 233। तो बोल रहा है कि वो बताइए एलिमेंट का सिंबल क्या होगा। तो ऑप्शन ये है आयरन, AgU या फिर Au। तो 93 जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है यूरेनियम का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यू यानी यूरेनियम।
अगला क्वेश्चन है 9th नंबर आपके सामने देख सकते हैं, कहता है 2s ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू। बोल रहा है कि जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2s है। तो यहाँ पे n और l का वैल्यू हमें पूछ रहा है। किसका वैल्यू, n का वैल्यू और l का वैल्यू। n मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। आपको ये तो पता होगा, पहले जो लिखा रहता है वो रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड में लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर। यानी n का वैल्यू तो 2 दिख रहा है साफ साफ। अब l का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है s। तो आपको बता देते हैं, होता है s p d f। s का वैल्यू होता है 0, p का वैल्यू 1, d का वैल्यू 2 और f का वैल्यू 3। तो आप बता दीजिए s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, यानी कि n का वैल्यू आ गया 2 और l का वैल्यू आ गया 0। 2 0 कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। अब 2 0 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहीं हम लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। कोई दिक्कत है समझने में। 10वां नंबर क्वेश्चन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पेसिफाई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल या फिर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो आपको पता होगा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है कि कोई भी ऑर्बिटल कितना बड़ा है, या फिर सिंपल सा ये साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है कि कोई भी एलिमेंट या फिर एटम कितना बड़ा है। समझ में आ गया कुछ। चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, द पीरियड्स नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट। यानी कि जो पीरियड का नंबर होता है, ये मॉडल सेट 1 में भी था ना, डबल हो गया, कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है द पीरियड नंबर, जो पीरियड नंबर होता है आपको पता होगा कि पेरियोडिक टेबल ऐसे होता है। यहाँ पे जो लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा रहता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग पीरियड नंबर। तो बोलता है ये पीरियड नंबर है वो किसके आधार पर होता है, तो ये पीरियड नंबर होता है n के आधार पर। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोलता है द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 4th पीरियड ऑफ पेरियोडिक टेबल। कहने का मतलब कि जो पेरियोडिक टेबल है इसमें 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है, 7 पीरियड। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होता है मान लेते हैं। तो 7 पीरियड होता है, जिसमें से 4th पीरियड यानी चौथा पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम आपको एक तरीका बता देते हैं। वैसे इसका आंसर होगा 4th पीरियड में होता है तरीका 2 8 8 18 18 32 32। कहने का मतलब फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड पीरियड में 8, और थर्ड पीरियड में भी 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में भी 18 एलिमेंट, 6 में 32 एलिमेंट और 7वां पीरियड में भी 32 एलिमेंट। हमको पूछ रहा है 4th पीरियड, तो इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 18 एलिमेंट। 18 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है। चलिए कितना अच्छा लग रहा है आपको समझने में। देखिए केमिस्ट्री बहुत ईजी है, मेरे साथ तो बहुत ईजी लगेगा आपको पढ़ने में। खैर लेकिन आप लोग क्या करते हैं ना, ध्यान नहीं देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एनीथिंग दैट इन्फ्लुएंस द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल इफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ द एलिमेंट। क्या बोल रहा है, आंसर समझना है। बोल रहा है कि कोई भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी एलिमेंट के केमिस्ट्री को इफेक्ट डालता है ना। तो बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द वैलेंस सेल। कहने का मतलब कि इन चारों में से कौन ऐसा फैक्टर है जो वैलेंस सेल को इफेक्ट नहीं डालता है। ऑप्शन नंबर ये है वैलेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या ये जो एलिमेंट पर इफेक्ट नहीं डालता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पर n का वैल्यू डिपेंड करेगा ही। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर भी निर्भर करता है। लास्ट है न्यूक्लियर मास, यानी कि एटॉमिक मास बोल सकते हैं, तो एटॉमिक मास पर भी डिपेंड करता है। लास्ट है नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। क्यों, क्योंकि कोर इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा होता है। जैसे आपको बताते हैं एग्जांपल के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा वैसे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, 2 8 10 और 1 11। कोई दिक्कत है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं लास्ट वाले सेल को, मतलब लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वैलेंस सेल तो ये वाला हो गया ना। बाकी ये सब जो बच गया इलेक्ट्रॉन, ये सबको बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। और ये सब जिस सेल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोर सेल। तो ये सबको कोई मतलब नहीं ना है वैलेंस सेल पर। वैलेंस सेल पर मतलब है किसको, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर केमिस्ट्री मतलब किसी भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वैलेंस सेल का। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इस बार हूबहू फिक्स कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में। ये जो क्वेश्चन रहेगा 100% ऑप्शन के साथ नजर आएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यही फिक्स क्वेश्चन लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। लिखा हुआ है कि
कंसिडरिंग द एलिमेंट बी यानी होता है बोरॉन, सी यानी कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। बताइए इन चारों में से नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर हमें बताना है। ऑर्डर बताना कहने का मतलब हमको बताना है सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन है, फिर उससे कम, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो आपको पता होगा कि ये होता है आपका मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी ऊपर वाला एलिमेंट जो होता है कम मेटालिक होता है, नीचे वाला ज़्यादा मेटालिक और ज़्यादा मेटालिक, है ना। लेकिन हम लोग जब इधर से इधर जाते हैं यानी लेफ्ट टू राइट, तो हमारा मेटालिक कैरेक्टर घटता है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बी होता है बोरॉन, इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, फ्लोरीन का होता है 9 और सिलिकॉन पाया जाता है नीचे। कहाँ पाया जाता है सिलिकॉन? नीचे पाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा होता है 14। कितना होता है? 14। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो हो रहा है क्या, मेटालिक कैरेक्टर दिनों दिन घटता जा रहा है। क्या हो जा रहा है? घटता जा रहा है। यानी सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक पूछा है तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कौन हो जाएगा? 9 नंबर वाला, यानी कि फ्लोरीन। यानी कि अब जब हम लोग सजाएंगे तो पहले फ्लोरीन आएगा सबसे ज़्यादा, फिर आएगा हमारा नाइट्रोजन, उल्टा चलेगा है कि नहीं, फिर आएगा हमारा कार्बन और फिर आएगा हमारा बोरॉन, फिर लास्ट में जो बच गया वो होगा सबसे कम, यानी हो जाएगा सिलिकॉन। और ऐसा आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है। कोई दिक्कत है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इन चारों में से कौन ऐसा है जिसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड? आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह से होता है, एक होता है इंटरमोलिकुलर, एक होता है इंट्रामोलिकुलर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि HS। क्या हो जाता है? HS। कोई दिक्कत है? HS माइनस होता है वैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का, या फिर लिखेंगे तो H2S होता है। क्या होता है? H2S। अगला है ड्राई आइस। आपको कमेंट में बताना है कि ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या होता है। और लास्ट वन है आइस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइस। आइस मतलब बर्फ और बर्फ मतलब वाटर और H2O में पाया जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा? आइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडिल एटम ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। कहने का मतलब O3 में से हमको O3 बनाएगा ना, जैसे ऐसे बनाता है O3 ऐसे बनता है, आपको पता होगा। तो बोल रहा है कि इस मिडिल वाले ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज कितना होगा। तो आपको बता दें कि मिडिल वाले पर हमेशा +1 होता है और इधर कोना वाले पे -1 होता है। ठीक है, बाकी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +1। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो सिर्फ आपको पूछेगा तो सिर्फ ऑक्सीजन का ही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब O3 ओजोन का ही क्वेश्चन आएगा, कोई दूसरा क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन? 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। कहने का मतलब इन चारों में से बताइए कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये तो बनाएगा, अगला है HF, यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन आ गया, ये तो बनाएगा। NaCl, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन नजर आ रहा है आपको? अब जब हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय। आपको पता होगा कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट बाहर निकल रहा है या फिर हीट अंदर आ रहा है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या? डेल्टा H। और डेल्टा H मतलब पता होगा आप लोगों को क्या होता है। देखिए आज कैसे करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात कर रहा है तो P आ रहा है और P के साथ हमेशा H याद रखना। ठीक है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में बात करेगा तो भी जगह आता है U और U मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो जब कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करेगा तो समझ में आ गया। यहाँ बात कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर पर तो P के जगह क्या आएगा? H मतलब क्या होता है आपको तो पता ही है, आपको हम बता देते हैं। डेल्टा U मतलब होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? फिर आता है एक होता है डेल्टा G। डेल्टा G मतलब होता है गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा H यानी होता है इंथैल्पी। क्या होता है? डेल्टा H यानी इंथैल्पी और डेल्टा S यानी होता है इंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा H मतलब क्या हो गया? इंथैल्पी। इंथैल्पी एक तरह से एनर्जी होता है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि द रिलेशन H = U + PV में U क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी बता रहे हैं U मतलब इंटरनल एनर्जी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन, द थर्मो क्या लिखा है? दी थर्मोकेमिकल रिएक्शन NaHOH HCl बना रहा है कुछ, तो बोलता है ये किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ देखिए Na मतलब OH लगा है, OH मतलब बेस है और HCl मतलब एसिड है और एसिड और बेस मिलता है तो चीज़ें न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। कोई दिक्कत है?
चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट डी ब्रोगली रिलेशनशिप। आपको पता होगा कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप वेवलेंथ के बारे में बात करता है, जहाँ पे होता है लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है एच बाय पी। क्या होता है लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी, वैसे होता है एन एच बाई पी। यहाँ पे समझना है लैम्बडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, और इसको हम लोग तोड़ेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू बनेगा एच बाय पी बराबर होता है एम भी। क्या होता है पी बराबर एम भी। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से जहाँ भी मिलेगा उसको टिक करना है। तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम भी। बाकी ये तो होगा नहीं, एच इक्वल टू एम लैम्बडा इज इक्वल टू एम बाई पी, ये तो होता नहीं। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है एच बाई पी, है ना। यहाँ पे एच नहीं है मैं डायरेक्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे है लैम्बडा इक्वल टू वी बाई पी, तो ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि द इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस। सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसका इंथैल्पी जो होता है कंबशन करने के दौरान वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है कि नॉन ऑफ दिस होता है। तो दिमाग लगाना है कि कोई भी मान लेते हैं सब्सटेंस है, इसको हम लोग जला रहे हैं तो इससे एनर्जी बाहर निकलती है, और जब भी एनर्जी बाहर निकलती है तो वो हो जाती है नेगेटिव। क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो इंथैल्पी जो होता है कंबशन का वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BCl3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बी यहाँ रहता है, फिर यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, BCl3 बन गया। यहाँ पे हुआ है क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। मिडिल एटम में होना चाहिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन, तब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ना। कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गया लेकिन 8 कंप्लीट नहीं हुआ, यानी इसमें पास कमी है, और कमी को ही बोला जाता है डेफिशिएंट। बाकी आप देखिएगा तो सबका 8 पूरा है, 8 से पूरा है या फिर 8 ही है या फिर 8 से ज़्यादा है, लेकिन यही जो है उसमें 8 से कम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BCl3। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल हैव अ बॉन्ड एंगल 120 अराउंड द सेंट्रल एटम, है ना। बोलता है सेंट्रल एटम के दौरान 120 हमको बन रहा है, तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो आपको बता देते हैं ये है सेंट्रल एटम, और 120 बनता है तो ऐसे बनता है ना। कैसे बनता है? ऐसे, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर प्लेनर। तो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगुलर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 सिंपल है, देखिए P बीच में रहता है। Cl5 कैसे बनता है? कोई भी चीज़ बनता है तो ट्रायंगल पहले बनाइए। यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, ट्रायंगल बन गया। फिर एक आएगा बीच में, तो यहाँ एक Cl और एक यहाँ Cl। तो इस तरह से जो बनता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर, और ये बनाता है पिरामिड। क्या बनाता है? पिरामिड। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ऑप्शन नंबर सी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है कि इफ डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो यानी जीरो से बड़ा, यानी कि डेल्टा जी क्या है हमारा, पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोसेस कैसा होगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर आपके सामने, देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि इन रिडक्शन इन्वॉल्वमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, कहने का मतलब कि रिडक्शन हो रहा है तो उसमें से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज, इंडिपेंडेंट या फिर रिमेंस कांस्टेंट। तो हमेशा जब भी रिडक्शन होगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr यानी कि क्रोमियम किसमें, K2Cr2O7। देखिए बोल रहा है K2Cr2O7 में बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। कल सिखाएं कि जिसका निकालने का रहता है उसको x मानते हैं, तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है ना, Cr2 है तो इसको मानेंगे 2x, ठीक है। तो बाकी को जोड़ देंगे। पोटासियम का होता है +1, 2 है तो इसका हो गया +2। क्या हो गया? +2, यानी 2 प्लस करेंगे 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 7 ऑक्सीजन है तो हो जाएगा -14, 7 दूनी 14 होता है ना, तो -14। कोई दिक्कत है? अब -14 और 2 तो हो जाएगा -12, है ना, और हो जाएगा 2x, यानी कि 2x -12 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? अब 2x इज इक्वल टू ये माइनस है 12 तो उधर हो जाएगा +12। आप काटेंगे तो 2 कम 2, 2 6 12, यानी x का वैल्यू कितना आया 6, यानी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +6। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन क्या हो रहा है, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन pH ऑफ दी 0.001 m HCl सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि HCl जो है उसका कंप्लीट क्या हो जा रहा है, तो डिसोसिएशन हो जा रहा है, यानी पूरा पूरी टूट जा रहा है, ठीक है। तब बोल रहा है कि उसका मोलैरिटी कितना है 0.0001। तो बताइए कि इसका pH क्या होगा। pH निकालने का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होगा कि होता है -log
कंसंट्रेशन ऑफ H+, समझ में आ गया कुछ। अब बोलो H+ का कंसंट्रेशन निकालेंगे। HCl दिया है कितना, उसका मोलैरिटी दिया है 0.001। अब इसको बदलेंगे हम लोग, कैसे बदलेंगे आराम से, ये तो फॉर्मूला पता चल गया आपको, लिखा है 0.001 m, यही ना लिखा है, 3 0 है ना। अब इसको बदलेंगे 10 पर पावर में, कैसे बदलेंगे, 10 पर पावर देंगे, कितना डिजिट है इधर, 1 2 3 4, उल्टा है तो यहाँ से आएगा -4, कोई दिक्कत है, यानी आया -4 किसका मोलैरिटी, HCl का। ये बनता कैसे है, H और Cl से, क्या बना HCl, इसका मोलैरिटी कितना है, तो इसका मोलैरिटी है 10 पर पावर -4। ठीक, अब देखिए 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, तो जितना ये है उतना ये बनेगा। उल्टा लिखेंगे तो देखिए HCl है, ये टूटेगा तो बनाएगा H+ और फिर बनाएगा Cl-, ये है आपका 10 पर पावर -4, तो ये भी होगा आपका 10 पर पावर -4 और ये भी होगा आपका 10 पर पावर -4, क्योंकि बराबर बराबर मिल रहा है। हमको चाहिए H+ का कंसंट्रेशन, वो आ गया 10 पर पावर -4, यानी कि अब यहाँ पे बैठाएंगे pH = -log 10 पर पावर -4। आपको पता होगा कि ये पावर सामने से गुना होता है, तो सामने -4 है और यहाँ माइनस है तो गुना होगा, तो हो जाएगा 4 log 10। वैसे यहाँ बेस 10 होता है, इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ठीक है। अब log 10 का वैल्यू होता है 1 और 1 × 4 करेंगे तो आएगा 4, यानी इसका pH कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कोई दिक्कत। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन अ रिएक्शन इंक्रीज देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कहने का मतलब कि एक रिएक्शन हो रहा है, मान लेते हैं ये +B है, ये बना रहा है आपका C, ठीक है, क्या बना रहा है C। तो बोल रहा है कि हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग रिएक्टेंट का इधर कंसंट्रेशन इसका बढ़ाते हैं, तो बताइए इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक कांस्टेंट है और साथ ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये रिमेन्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ज़्यादा नहीं, अब 10 क्वेश्चन बचा है। बोलता है फॉर अ रिएक्शन टू, इसको इस क्वेश्चन को छोड़ देना ना, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया, यहाँ पावर हम देना भूल गए, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आईपीएक नेम ऑफ CH3 CH2 CO CH3। सिंपल क्वेश्चन है, CH3 CH2 CO और CH3, इसका क्या होगा IPAC नेम। तो यहाँ पे देख सकते हैं CO मतलब कीटोन लगा है, 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है, तो नंबरिंग करेंगे हम लोग कहाँ से, सिंपल सी बात है, हम लोग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। कितना कार्बन है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। हर जगह सिंगल बॉन्ड है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो लगाते हैं ANE, है ना। फिर यहाँ पे दूसरा नंबर पे आपको लगाए कीटोन, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ONE, तो हमारा यहाँ पे E चला जाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा ब्यूटेन 2ONE। अब ब्यूटेन 2ONE कहाँ पे है, देख सकते हैं यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 32, ब्यूटेन 2ONE हमको लगता है ऑप्शन नंबर E में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E। सिंपल क्वेश्चन है। अगला भी देख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2OH का IPAC नेमिंग क्या होता है। सिंपल है, देखिए आराम से नंबरिंग करना है, नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो हो जाएगा 1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। अब 3 कार्बन से क्या होता है, पहले 1 कार्बन से मिथ, फिर ईथ, है ना, मिथ ईथ, फिर प्रॉप, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रॉप, क्या हो जाएगा प्रॉप, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ANE, है ना। फिर यहाँ पे 1 नंबर पे अल्कोहल है, तो 1 नंबर पे अल्कोहल को लगाते हैं OL, तो यहाँ पे E चला जाएगा, है ना, तो बनेगा प्रोपेन 1 ऑल। तो प्रोपेन 1 ऑल कहाँ पे दिख रहा है आपको, देख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्रोपेन 1 ऑल देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं CH3 वो CH3, फिर यहाँ पे CH3 वो CH2 CH3। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये कौन सा आइसोमेरिज्म है। वैसे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इधर होगा एक CH3 और यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है। कहने का मतलब कि लिखा हुआ है आपका, देखिए ऐसे CH3 CH2 और फिर लिखा है O, फिर लिखा है CH3, ऐसे लिखा है पहले में, फिर उसके बाद जो है एंड में करके है CH3, फिर है O, फिर है CH2 और फिर यहाँ पे है CH3, ठीक है। यहाँ पे देखिए O यानी इथर है, दोनों में ये सेम है, लेकिन क्या हो रहा है कि इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, यहाँ पे इधर 1 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, यानी क्रॉस चल गया। तो इस तरह से जब अल्टरनेट हम लोग चेंजिंग करते हैं तो इस तरह के हम लोग आइसोमेरिज्म को बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं, मेटामर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है CH3 CH2 CN, फिर CH3 CH2 NC।
तो इस तरह से यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज है, और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, ये है साइनाइड और ये है आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से जो आइसोमेरिज्म होता है उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हम कल पहचानने सिखाए थे कि जिस पर पॉजिटिव होगा उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो देखिए पॉजिटिव यहाँ पे है नहीं क्योंकि इस पे का पास लॉन पेयर है, तो ये होगा नहीं। बी नंबर देखिए BF3 के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, अभी बताए हैं ना, BF ये से बनाएगा BF3। यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे नहीं, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। नॉट इलेक्ट्रोफाइल तो उल्टा समझना है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल यानी हमको पूछ रहा है न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो जिस पर नेगेटिव होगा उसको क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी नॉट इलेक्ट्रोफाइल देखिए पहला हम बोलें कि जिस पर या तो नेगेटिव या फिर लोन पेयर, तो जहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा नाइट्रोजन वहाँ हो जाएगा लोन पेयर, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इसी पर लोन पेयर है, यानी ये हमारा क्या है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल, यानी ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, अगला क्वेश्चन है, बस 2-3 क्वेश्चन है। कहता है व्हाट इज दी रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। बोलता है कि एक रिएक्शन है, इसमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। आपको पता होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अब पहचानिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, देखिए Cu2+ से बना रहा है Cu, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है जिंक का, जिंक से यानी कि 0 से हो जा रहा है 2+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है यानी इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पे जिंक जो है वो हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन, द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है, प्लेनरी कॉन्जुगेशन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, और ये पिछले साल क्वेश्चन में पूछा गया था आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, लास्ट वन क्वेश्चन है 40 नंबर, द रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर ऑफ द हायर अल्कीन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कहता है हम लोग अल्काइल हैलाइड यानी RX से क्या कर रहे हैं, हम लोग अल्केन हायर अल्केन चाहिए यानी RX लिए हैं, और फिर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं क्या चीज़, हायर अल्केन। तो बताइए इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हायर अल्केन हमेशा ऊर्ज रिएक्शन में मिलता है। कौन सा रिएक्शन में मिलता है, ऊर्ज रिएक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हायर अल्केन को हम लोग एक और नाम देते हैं सिमेट्रिकल अल्केन। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। ऐसे ही करके हम आपको सभी सब्जेक्ट का, जब तक आपके एग्जाम में भी समय है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मिलते हैं अगले मॉडल शीट में।